हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्कल्स को पढ़ा था, जिसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। आज हमें पढ़ना था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हाइड्रोस्टैटिक्स का, जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसी को हम बॉयंसी फिनोमिना भी कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी प्रिंसिपल या बॉयंसी फिनोमिना। कभी कभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम यूरेका प्रिंसिपल भी कहते हैं। यूरेका का ग्रीक वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग होता है मिल गया। यूरेका मतलब समथिंग अचीव, पा गए, मिल गया। तो आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे, इनकी हिस्ट्री स्टोरी आपको पता ही होगा। अरे वो सब चलता रहता है। इनकी स्टोरी आपको पता ही होगी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरेका प्रिंसिपल। असल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है और हम क्या समझते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये सब हम लोगों को पता है कि एक लिक्विड की बात करें, ये अपना जनरल एक्सपीरियंस की बात है कि अगर जैसे हम बाथरूम में होते हैं, बाल्टी वाल्टी में पानी भरा है, तो कभी कभी जाड़ा ज़्यादा तो खेलने का मन होता है, नहाने का मन कम होता है। तो थोड़ा बहुत उसमें जो है पहले पानी को चेक करते रहते हैं, ठंडा है, कितना ठंडा है, नहाने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट नहीं होंगे, क्या नहाना ज़रूरी है जब गर्म पानी ना हो। तो ये सब सारे सवालों में अक्सर टाइम बढ़ जाता है। तो उसी में आपने देखा होगा कि मग्गे को उल्टा करके अगर आप डाल दें उसमें, टब में या बाल्टी में से पानी है, तो जैसे आप उसको मग्गे को दबाएंगे तो पानी क्या होता है, जैसे मग्गा अंदर जाएगा या जो कंटेंट जो आपने अंदर डाला है जैसे अंदर जाएगा, पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और मग्गे पे एक फोर्स लगने लगता है अपवर्ड। जब आप फोर्स हटा देंगे तो एकदम से बाहर आ जाता है। तो ये जो चीज है जिसमें आप उसको प्रेस कर रहे हैं अंदर की तरफ और ऑब्जेक्ट बाहर आना चाहता है, तो हमें ये जनरल एक्सपीरियंस से पता है कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई चीज डुबाई जाती है, वहां से हमें एक अपवर्ड फोर्स मिलता है। ये फोर्स जो मिलता है, ये फोर्स मिलेगा, ये आर्किमिडीज ने नहीं बताया, ये तो हमारा जनरल एक्सपीरियंस, हम सबको पता है कि फोर्स लगता है। इस फिनोमेना को बॉयंसी फिनोमेना कहते हैं। जो ऊपर से फोर्स लगता है लिक्विड के अंदर, अपवर्ड फोर्स, इसे कहते हैं बॉयंसी फिनोमेना। और इस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स या अप थ्रस्ट कहते हैं। ये जो फोर्स हमने अभी एक्सपीरियंस किया, इसे कहते हैं बॉयंट फोर्स या बॉयंसी फिनोमेना। अब ये जो फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? तो ये वैल्यू ऑफ द फोर्स जो है, ये हम लोगों ने या किसी ने जनरल एक्सपीरियंस नहीं निकाली। दिस फोर्स वैल्यू इज गिवन बाय दिस प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट यस वी नो दैट कि फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। और कोई भी उस फोर्स की वैल्यू नहीं जानता था कि फोर्स कितना लगता है। और इसी को आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में बताया कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो लेट्स सी कि फोर्स कितना होगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें पहले आप समझ लीजिए। क्या होता है कि लोअर क्लासेस में भी रहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लोअर क्लासेस में है ये। तो लोअर क्लासेस में बच्चे इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तरह तरह बोलते चले जाते हैं, एंड दे डोंट मीन इट कि उनका उन्होंने क्या बोला उन्हें नहीं पता, बस रट्टा मारा हुआ है और रट के सुना दिया। तो जरा एक बात को अच्छे से समझा जाए। अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने एक लिक्विड के अंदर डुबाया, तो सम पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो इस लिक्विड के अंदर आया, इसे कहते हैं वी। और वी का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। इमर्ज मतलब या सबमर्स्ड इन द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्स्ड इन द लिक्विड।
ये वो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज है, डूबा हुआ है। ठीक, तो हमें मालूम है कि जितना वॉल्यूम बॉडी के अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का ऊपर उठ जाएगा। ये वॉल्यूम ऊपर उठ गया, या अगर इस कंटेनर में हमने पानी एकदम ऊपर तक ऐसे लबालब भरा होता और ऑब्जेक्ट उसमें डुबोया होता, तो जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर आया है उतना ही वॉल्यूम कंटेनर से बाहर गिर गया होता, और ये जो बाहर गिरा इस पानी को हमने इकट्ठा कर लिया। तो भाई लॉजिकल बात समझो कि V इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर आया उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आया, छलक गया बाहर, गिर गया। ठीक, और अगर बाहर नहीं छलका तो कहां होगा? तो कंटेनर के अंदर ही होगा। कंटेनर के अंदर जो होगा वो ऊपर उड़ गया कि नहीं? हाँ, उड़ गया। तो जितना उड़ गया उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बात को समझेंगे, जितना ऑब्जेक्ट अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। इसमें क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल है? नहीं, इसमें लॉजिक है, इसमें कॉमन सेंस है। अगर एक बेंच पे 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठे भी हुए, एक आदमी को और हमें बैठाना उस बेंच पर, तो उस बेंच पर से कितने लोगों को हटाना पड़ेगा? एक को हटा दोगे तो एक बैठ जाएगा, 2 को हटा दोगे तो 2 बैठ जाएंगे। मतलब जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा या हट जाएगा या बाहर गिर पड़ेगा, और बाहर गिरने जगह नहीं तो ऊपर उठ जाएगा। तो बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये दोनों वॉल्यूम हमेशा इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? ये लॉजिकल बात है, आपके सोचने पे छोड़ दिया हमने। अब इसमें रटने जैसी कोई बात है ही नहीं, लॉजिकल है। जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर आया, भाई हमें अपनी जगह बनानी है, तो जितनी जगह में बनानी उतनी जगह की जगह को हमें खाली करना पड़ेगा, यानी वहां जो पहले से था उतनी उतने वॉल्यूम को हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाना इज कॉल्ड एज डिस्प्लेस्ड। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। द बॉडी इनसाइड द लिक्विड is V, volume of the body inside the liquid is V, same will be the volume of the liquid displaced by that object or the body. क्या ये V वॉल्यूम पूरे लिक्विड का वॉल्यूम है? नहीं भाई साहब, ये पूरे लिक्विड का वॉल्यूम नहीं है, पूरे समुद्र का वॉल्यूम नहीं, पूरी नदी का वॉल्यूम नहीं है। ये उतना वॉल्यूम है जितना बॉडी उस पानी, उस समुद्र में, नदी में अंदर आई, उतना ही पानी की जगह उसने डिस्प्लेस की। ये बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। क्या ये V इस पूरी बॉडी का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है? अरे भाई नहीं, ये पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं है। पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो यहां से यहां तक है, पूरा वॉल्यूम। उतना वॉल्यूम जितना बॉडी अंदर आई है उतना वॉल्यूम है V। तो V पे इतना फोकस इसलिए करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप पढ़ते हो तो आप भूल जाते हो कि V क्या चीज, आप टोटल वॉल्यूम की बात करने लगते हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी की बात करने लगते हो। So this is not the volume of the body. This is the volume of the body inside the liquid, and as well as the volume of the liquid displaced by the body. Correct? Okay. VT क्या चीज है बच्चों? VT है total volume of the body. Total volume of the body. VT is total volume of the body.
तुम सोचोगे सर वी को बहुत एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन बड़ा बार बार ये है कि कई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ रहता है, वो वी में रहता है। जब वो क्वेश्चन पूछेगा आइसबर्ग की बात करेगा तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वी सर वी तो बॉडी का लिक्विड का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम है, अरे यार क्या है। ठीक, तो वंस अगेन अगर एक बॉडी दूसरे तरीके से बात वही है लेकिन बात करने का तरीका दूसरा बोल दे ताकि आपके 100% समझ में आए बच्चों, कंफ्यूजन का कोई कोई जगह ना रहे, क्योंकि फिर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये बार बार नहीं समझेंगे, इसकी छुट्टी हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उतना ही बढ़िया समझ में आएगा जितना अच्छा आपने उस प्रिंसिपल को समझा है, तभी आपको समझ में आता है ये कहाँ का कैसे यूज हो रहा है, यस इट इज वर्किंग, तब आपके समझ में एकदम क्लिक करेगा, है ना, कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और इसका टोटल वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, ठीक, 20 मीटर क्यूब। हमने एक जग लिया या कंटेनर लिया, उसमें इस मार्कर को डुबोना शुरू किया, ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्चों, आपका ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे जैसे ये कंटेनर या जग के अंदर जलता जाएगा, जग में पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मोर इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, मोर इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसी पर बेस्ड है आपकी प्यासे कौवे की कहानी। प्यासे कौवे की कहानी आपको याद होगा कि एक कौवा बड़ा चालाक कौवा था, उसकी चोंच कंटेनर तक नहीं पहुंच रही थी, पानी तक नहीं पहुंच रही थी, तो उसने कंकड़ उठा के डालने शुरू करे उस कंटेनर में। उससे क्या हुआ, जो भी कंकड़ पानी में जा रहा था, तो जितना कंकड़ का वॉल्यूम था डूब गया कंकड़, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता गया। एक कंकड़ थोड़ा वॉल्यूम ऊपर, एक और कंकड़ थोड़ा वॉल्यूम और ऊपर, ऐसे कंकड़ पे कंकड़ डालता गया, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या हुआ, डिस्प्लेस, मोर एंड मोर डिस्प्लेस होता गया। और एक स्टेज ऐसी आई जब पानी का लेवल इतनी हाइट पे आ गया जहां पे कौवे की चोंच पहुंच सकती थी। सिंपल स्टोरी, बेस्ड ऑन बॉडी का वॉल्यूम जितना अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो अगर इसका 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम है टोटल और इसका 10 मीटर क्यूब अंदर गया ऑब्जेक्ट का, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, 10 मीटर क्यूब। अब इसमें से 5 मीटर क्यूब और अंदर डाल दिया, 15 मीटर क्यूब ये बॉडी अंदर चली गई वॉल्यूम वाइज, तो लिक्विड कितना राइज कर गया, 15 मीटर क्यूब राइज कर गया। टोटल तो 20 था लेकिन वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, 15 मीटर क्यूब। 17 मीटर क्यूब तो लिक्विड 70 मीटर क्यूब, 18 मीटर क्यूब तो लिक्विड 18 मीटर क्यूब। और धीरे धीरे पूरा तुमने ऑब्जेक्ट पूरा डुबो दे सर तो क्या होगा, तो बेटा 20 मीटर क्यूब पूरा पूरा सबमर्ज कर दो, दबा दो इसको, जबरदस्ती दबा दो, तो क्या होगा, तो 20 मीटर क्यूब पूरा ऊपर उठ जाएगा। सर उससे ज्यादा दबा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम था वो तो पूरा डूब चुका है। अब इसके और अंदर जाने से या इसको और किसी चीज से, किसी बड़ी पतली साइकिल की तीली का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, उससे इसको आप दबाते जाएंगे तो इसके वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि टोटल वॉल्यूम बॉडी का अंदर है, तो लिक्विड कितना राइज करेगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम है टोटल है तो टोटल राइज कर जाएगा। 20 मीटर क्यूब अंदर है, 20 मीटर क्यूब लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। 10 मीटर क्यूब अंदर है तो 10 मीटर क्यूब डिस्प्लेस हुआ। क्या वॉल्यूम ऑफ द वी वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को लेना देना है, नहीं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना उससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा सिर्फ किससे है कि ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर कितना आ गया है, ठीक बात। तो वी वॉल्यूम के बारे में आपको याद रखना है। अब बच्चों समझो, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, जब ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर आ गया तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने लगता है एक फोर्स, अपवर्ड। दिस फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड। ये फोर्स लगता है या नहीं लगता है ये हम सबको पता है, ये अपने एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। तो फोर्स तो है, ये बात हमें मालूम है। नाउ वैल्यू ऑफ दिस फोर्स कितनी है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, तो वैल्यू ऑफ द फोर्स, वैल्यू ऑफ द फोर्स
acting upward or value of the upthrust और value of the upthrust, इसी upward force को upthrust कहते हैं, is given by Archimedes principle, is given by Archimedes principle. ठीक, तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, ये डायग्राम बना के वी वॉल्यूम क्या है ये दोनों परिभाषाएं लिख लीजिए, और उसके बाद द वैल्यू ऑफ द फोर्स acting upward or value of the upthrust is given by Archimedes principle, that is डैश करके इतना नोट करें, फिर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। इतना नोट कर लीजिए, इतना लिखा है आपके बोर्ड पे, जैसे हम बोर्ड क्लियर करके थोड़ी और जगह बनाएं और अच्छे से इसको समझें। ठीक, तो देखो आर्किमिडीज क्या कहता है, इतना वॉल्यूम इनसाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड, इनसाइड यानी सबमर्ज्ड, और V is the volume of the liquid displaced. ठीक, according to the principle, अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बच्चों, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकाल लो,
जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकाल लो, भार निकाल लो, mg निकाल लो, तो दैट वेट और द mg विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग। मतलब जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो गया है, जितना वॉल्यूम लिक्विड का हटा है, उतने लिक्विड का, केवल हटे हटे लिक्विड का वेट निकाल लो, तो वो वेट क्या होगा, अपथ्रस्ट के बराबर आ जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सर वेट वेट तो बच्चों एक बात याद रखना, हम कई बार बता चुके हैं, ग्रेविटेशन में बताया था, व्हाट इज वेट। वेट इज स्केलर और वेक्टर। तो वेट कई लोगों को लगता है स्केलर है, लगता है उनको, क्योंकि वो बोलते रहते हैं ऐसे कि मेरा वेट बढ़ रहा है, पहले मेरा वेट 70 kg था, अब मेरा वेट 80 kg हो गया है। ठीक है यार, तुम ये बोलो, कोई बात नहीं, बोलने में तुम गलत बोलते रहते हो, चलता है दुनिया में, यही चलता है, यही लोग चलता है। क्या बोलते हैं, वजन, है ना, और वजन यानी वेट को केजी में हम लोग बोलते हैं। ये नॉर्मल एरर हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में हमेशा, और चलता भी यही है। जो हम केजी बोल रहे हैं बच्चों, वो मास होता है। मास हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, है ना। मास इज डिफरेंट थिंग, वेट इज डिफरेंट थिंग। तो वेट की पहले डेफिनेशन समझ ली जाए, ठीक है, फिर हम वेट समझ लिया, समझो अपथ्रस्ट समझ लिया, लेकिन जब तक आपके दिमाग में वेट के यूनिट केजी रहेगी, तब तक आपको हमारी या किसी की बात समझ में नहीं आएगी। और आप फिर प्रैक्टिकल बात से सोचेंगे, सर वेट तो केजी में लिखा जाता है। नहीं, फिजिक्स में वेट न्यूटन में लिखा जाता है या केजी वेट में लिखा जाता है, केजी वेट भी यूनिट होती है। लेकिन प्रैक्टिकली बोलने में लोग गलत बोलते हैं, वो वेट को केजी केजी बोलते रहते हैं, छपाते रहते हैं, होर्डिंग्स में लिखवाते रहते हैं, अपना वजन, गेट योर वेट लॉस अप टू 10 kg, अपना वेट 10 kg तक घटाएं। उसके नीचे लिख देना चाहिए, पहले वेट की यूनिट सही बताएं, उसके लिए कोचिंग आए, बाद में कुछ घटाएं, है ना। चलता है, प्रैक्टिकली चलता है, लेकिन याद रखना बच्चों, वेट इज नॉट केजी। तो पहले वेट की आपको परिभाषा, डेफिनेशन क्लियर कर दें। व्हाट डू यू मीन बाय वेट? फोर्स with which earth attract a body। वेट क्या है बच्चों? वेट फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। तो वेट को क्या लिखोगे? तो पहले तो बताओ फोर्स को क्या लिखते थे? सर हम फोर्स को m इंटू ए लिखते थे, सही है, अभी भी m इंटू ए ही लिखना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। अच्छा, जब अर्थ का अट्रैक्शन लगता है तो ए हटा के हम क्या लिख देते हैं बच्चों? ए हटा के हम जी लिख देते हैं, और जी का नाम क्या है? जी को कहते हैं एक्सीलरेशन। है तो एक्सीलरेशन ही, बस सिंबल ए का जी कर दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। तो बच्चों एम की यूनिट क्या होती है? तो देखो सर, एम तो मास होता है, तो मास यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट केजी होती है। और ए की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो जब हम कहते हैं वेट, फॉर्मूला लिखते हैं हम एफ, तो वेट के लिए हम लिख लेते हैं कि फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, तो एफ हटा के लिख देते हैं डब्ल्यू, एम जगह एम, और ए हटा के देते हैं जी, तो हमारा वेट बन जाता है एम जी। तो ये जो एम जी लिखा हुआ है, क्या ये एम ए नहीं है? क्या तो हाँ सर, ये एम ए ही है। डब्ल्यू जो लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू जो एम ए होता था, ये चीज ऊपर लिख दे रहे हैं, हो सकता ना दिख रही तुमको, ये जो एफ एम ए होता था, इसी एफ को हटा के डब्ल्यू लिख देते हैं, एम एम रहता, एक जगह जी लिख देते हैं। तो एफ की यूनिट क्या थी बच्चों? न्यूटन। तो डब्ल्यू की यूनिट भी क्या है? न्यूटन। करेक्ट। तो वेट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ठीक है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, या कभी कभी केजी वेट भी लिखते हैं। इसकी यूनिट केजी वेट लिखी हो या न्यूटन लिखी हो, एक ही बात है। और मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट केजी होती है, बात ध्यान रखना। हमने कई बार बच्चों से पूछा है क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में,
कि वेट इज स्केलर और वेक्टर, तो हमें जो 70% आंसर मिले थे वो ये हैं कि वेट इज स्केलर, है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है वेट केजी में बोला जाता है। हाँ बोला जाता है लेकिन गलत बोला जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली उसको गलत बोलते रहते हैं। तो वेट इज न्यूटन, ये बात याद रहेगी, ठीक। कमिंग बैक टू द अपथ्रस्ट, तो अब अपथ्रस्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया, बस आपको एक लाइन सुननी थी हमारी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उतने उतने वॉल्यूम का वेट निकाल लीजिए। उसका क्या निकालिए? mg निकाल लीजिए। तो दैट वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड विल गिव यू द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग, जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करिए आप, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वाली लाइन हटा दीजिए और अपनी जनरल नॉलेज वाली बात को सही करने के लिए पहले आप वेट के बारे में लिख लीजिए। फिर लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ अपथ्रस्ट, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन। What is weight? Weight is the force with which Earth attracts a body. A equal to G. G is called as acceleration due to gravity. From F is equal to ma. We replace W with F with W. M is M, A is G. So W become mg. वेट की यूनिट हो जाती है न्यूटन और केजी वेट। कभी कभी केजी फोर्स लिखा हो, एक ही बात है, केजी एफ लिखा हो, बात एक ही है। तो ये सब वेट की यूनिट्स हैं और मास यूनिट केजी होती है। इतना आप नोट कर लीजिए अपनी जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आप कहीं कभी भी कहीं भी कंफ्यूज ना हो, ठीक। आप ये समझिए कि आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ लिया है, वेट समझ लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ओवर हो गया। अब इनमें किन बातों का ध्यान रखना है वो देखना है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक, तो ये समझ लीजिए बच्चों कि अपथ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपको अब कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और हमारी बात को चेक करने के लिए किसी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछेंगे तो वो डेफिनेशन तो बहुत अच्छी तरह बताएगा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्या होता है, क्योंकि लोअर क्लासेस में खाली रटना होता था इसका। अब आप समझिए, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, weight of the displaced volume of the liquid is equal to the upthrust acting. Weight of किसका? Of the displaced volume of the liquid is equal to the upthrust acting. किसका वेट है? वेट उसका जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। क्या ये वेट पूरे वॉल्यूम का है? नहीं,
क्या ये वेट इस ऑब्जेक्ट का है? बिल्कुल नहीं। ये किसका वेट है? उस लिक्विड का वेट है जितना लिक्विड बॉडी के अंदर, लिक्विड इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आने से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उतने लिक्विड का अगर आप वजन, भार, वेट निकाल लेंगे, दैट वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ओवर हियर। ये डेफिनेशन लिखें, फिर फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फिर इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी चेक कर लेंगे, क्या है हमने प्रैक्टिकली इसको महसूस किया तो कहेंगे हाँ यार ये सब तो हमने नोटिस किया है, पर कभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कभी कन्वर्ट करने की नहीं सोची। और किसी ने पूछा आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो खाली रट्टा मार लिया। ठीक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन बस इतनी सी है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, अभी हम इस v को नहीं हटा रहे, हम चाहते हैं आपके दिमाग में v का जो इम्पैक्ट है परमानेंट हो जाए कि व्हाट इज v, वॉल्यूम v है क्या? तो वॉल्यूम v है उतना वॉल्यूम जितना ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर आया, और जितना अंदर आया उतना ही इसने लिक्विड को हटाया। ठीक, उतने लिक्विड का हम वजन निकाल लें तो हमें मिलेगा अपथ्रस्ट। व्हाट इज अपथ्रस्ट? तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू m into g, because अपथ्रस्ट क्या था? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ओके, व्हाट इज m? तो m क्या है? मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या ये मास इस ऑब्जेक्ट का है? नहीं। क्या ये मास उतने ऑब्जेक्ट का जितना अंदर है? नहीं। ये मास किसका है? इस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड का जितना हटा, जितना खिसक गया, उतने वॉल्यूम का वेट, उतने वॉल्यूम का मास है m, और mg कर दिया तो उतने वॉल्यूम का क्या बन गया? ये वेट बन गया, और यही किसके बराबर है? अपथ्रस्ट के बराबर। ठीक है, तो हमें मालूम है, एज वी नो, एम को फिर से एक बार बता दें, एम के बारे में फिर कंफ्यूजन हो चुका होगा कईयों के दिमाग में। एम क्या चीज है? नाम सिंबल से मालूम है, मास है। ये किसका मास है? क्या ये इस ऑब्जेक्ट का मास है? नहीं। क्या ये ऑब्जेक्ट का, इसको सुनना ध्यान से, इसको कई लोग रट्टा मार रहे हैं। हमने क्या बोला है? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अंदर आया उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का हटा। ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होते हैं। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनसाइड एंड द लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आर इक्वल। क्या हमने या तुमने या कहीं किसी बुक में तुमने ये पढ़ा, जितना ऑब्जेक्ट का मास अंदर आएगा उतना मास लिक्विड का हट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मास इक्वल नहीं हटते हैं, वॉल्यूम इक्वल हटते हैं। जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का अंदर आता है उतना वॉल्यूम लिक्विड का हट जाता है। तो कहां पे इक्वालिटी है? वॉल्यूम में या मास में? वॉल्यूम्स आर इक्वल। किसके किसके वॉल्यूम इक्वल हैं? ऑब्जेक्ट का अंदर आने वाला वॉल्यूम और लिक्विड का हट जाने वाला वॉल्यूम इक्वल है। क्या ऑब्जेक्ट का अंदर आने वाला मास और लिक्विड का हटाया मास इक्वल है? कतई नहीं। करेक्ट? होपफुली आई एम वेरी क्लियर विद इट। कंफ्यूजन को घुसने ही नहीं देना है कहीं से किसी तरीके से। ठीक है, तो ये मास किसका हुआ? ये मास हुआ उतने पानी का, उतने लिक्विड का जिसको इस ऑब्जेक्ट ने हटा दिया या छलका दिया बाहर। उतना पानी जो बाहर गिर गया, हट गया, छलक गया, उतने वॉल्यूम का मास है स्मॉल m। ठीक, क्लियर?
सपोज करे पूरा लबालब भरा होता, इसको अंदर डाला, फच से कुछ पानी बाहर गिर गया, उस पानी को इकट्ठा करके एक चुल्लू पानी बाहर गिर गया, उतने पानी को वजन कर लिया, उतने पानी का भार निकाल लिया, उतना भार किसके बराबर आएगा? वो भार आएगा अपथ्रस्ट के बराबर। सर पानी तो बाहर चला गया, अबे उस पानी के बाहर जाने से कोई मतलब नहीं, जो पानी बाहर गया उसका वजन निकाल लो, और वो वजन जो है, वो वेट जो है, दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। क्लियर? This is not equal to the whole mass, not equal to the mass of the object. इससे कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना है? जो पानी का या लिक्विड का वॉल्यूम हटाया गया, उसका कुछ ना कुछ मास है, उस मास का कुछ भार है, वेट है, mg है, that mg is equal to upthrust। ठीक? आओ, as we know डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर पानी की डेंसिटी को हमने सिग्मा ले लिया, ठीक, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और वाटर, तो m बाय v इज व्हाट? सिग्मा। v को इधर मल्टीप्लाई किया तो मास क्या ले सकते हैं? सिग्मा इंटू वी। एम को ले सकते हैं सिग्मा इंटू वी, सिग्मा इंटू वी, जहां पे वी क्या चीज है? वी है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड सबमर्ज्ड इन द लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। करेक्ट? व्हाट इज सिग्मा? हु इज सिग्मा? सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है? क्या ये डेंसिटी इसकी डेंसिटी के बराबर है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्या बराबर है? सिर्फ वॉल्यूम। क्या मासेस बराबर है? नहीं। डेंसिटी बराबर है? नहीं। हमने क्या बोला है? वॉल्यूम बोला है। वॉल्यूम इक्वल है, जितना अंदर आया है वॉल्यूम उतना वॉल्यूम हटा है। ठीक है? क्या होता है कि दिमाग हमारा ऐसा है कि इक्वल पे चलता जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ इक्वल शब्द रह जाता है, बाकी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चली जाती है। सर ने इक्वल तो बोला था, वॉल्यूम इक्वल है। कुछ तो इतने बड़े वाले होते हैं कि वो कहते हैं सर जब वॉल्यूम इक्वल है तो डेंसिटी तो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम इक्वल है ना, तो डेंसिटी तो इक्वल होगी। अबे क्यों? सर वॉल्यूम इक्वल है। अरे पागल, वॉल्यूम इक्वल है बस, ना मास इक्वल है ना डेंसिटी इक्वल। समझ गए? और कोई चीज चिपकाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट चिपका लेते हैं, बाय लॉजिक चिपका लेते हैं। सर जब वॉल्यूम इक्वल है तो मास इक्वल होगा ही। क्यों भैया? सर वॉल्यूम इक्वल। अबे समझ गए? हाँ, वॉल्यूम इक्वल है, मास नहीं, डेंसिटी नहीं। करेक्ट। अब क्या बोलोगे? जहां मास लिखा है वहां क्या लिखा तुमने? सिग्मा इंटू वी, और जी तो जी रहेगा, तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा? सिग्मा वी, और जी लिखा है तो इसको बोल सकते हैं सिग्मा वीजी बोलोगे, सिग्मा वीजी, या वी सिग्मा जी भी बोल सकते हो। तो ये हो जाता है तुम्हारे अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। ये है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। अपथ्रस्ट के फॉर्मूले को लिखना बच्चों बहुत आसान है, वी सिग्मा जी हम बोल देते। उसके बाद अगर हम तुम्हें ये सब चीजें नहीं बताएंगे, इस तरह से एम्फेसाइज नहीं करेंगे, तो आगे क्वेश्चंस में आपको वी है कौन, वी का रोल क्या है, हु इज सिग्मा, why it is taken sigma, why not density of the object, why only density of the liquid, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में उथल पुथल मचाती हैं, गड़बड़ करते हैं। इसलिए हमने बहुत छोटी चीज पढ़ी है, लेकिन बहुत एम्फेसाइज कर करके पढ़ रहे हैं, ताकि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आए, आईआईटी में आए चाहे नीट में आए, आप उसे कर देंगे, तुरंत कर देंगे फटाक से, बड़े आसान तरीके से। ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। इसे बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते बच्चों, क्योंकि इसमें अपने आप में बच्चे पहले से कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं, क्वेश्चन दिया, बच्चे ने पढ़ा, उसने छोड़ा, आगे बढ़ गया, ये होता है, क्योंकि उनको बेसिक मजबूत नहीं। अब सुनो, क्लियर हो? यहां तो सब कुछ क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट यहां पर जो डूबा हुआ पानी में, इसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, होने दो। इसके अंदर आने से क्या हटा? पानी हटा। जितना अंदर आया उतना ही पानी हटा। तो क्या चीज ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की सेम है? ओनली एंड द ओनली वॉल्यूम।
और क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बोथ आर इक्वल, करेक्ट। व्हाट इज अपथ्रस्ट, दैट वॉल्यूम जो उसने हटाया, जो वॉल्यूम उसने हटाया उसका वजन निकाल लीजिए, उसका वेट निकाल लीजिए। दैट वेट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट। और वेट इज व्हाट, mg। m को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जब m जगह लिखा तो फॉर्मूला बन गया v सिग्मा g, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में तुरंत आती जाएंगी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालते जाए, मग्घे का दिमाग में रखना, मग्घे को बाल्टी में ऐसे पलट दिया आपने, चाहो तभी कर लेना एक्सपेरिमेंट बाथरूम में। जैसे उस मग्घे को आप अंदर डुबोते जाते हो, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती घटती जाती, कहते हैं बढ़ती जाती है। और दबाएंगे और तो और ज्यादा ज्यादा फोर्स महसूस होता है। क्यों, जितना ज्यादा आप इसको अंदर डुबोते जा रहे हैं उतना ज्यादा वॉल्यूम हटता जा रहा है, समझ गए ना। जितना जितना ज्यादा आप बस पे लटके हुए हैं, पायदान पे भीड़ भरी हुई, पायदान पे लटके हुए, ठीक है, पायदान पे लटके एक पैर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बस के अंदर घुसना चाहते हो, खोपड़ी से डाल दियो, घुसते जाने घुसते, तो जितना ज्यादा अंदर घुसते जाओगे उतनी ज्यादा लोग तुमको, अबे कहां घुस रहे हो कहां, तो जितना अंदर घुसते जाओगे उतने लोगों को तुम डिस्प्लेस करोगे। more volume inside, more volume is required to be displaced, correct, and more is the volume displaced, more will be the upthrust, correct। तो सर अगर हम पूरा ऑब्जेक्ट अंदर डुबो दें, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, तब ये v टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है। सर आधी बॉडी डुबो दें, अबे डफरी हो क्या एकदम, आधी बॉडी डुबो दो तो आधा वॉल्यूम इंटू सिग्मा जी। सर 1/4 वॉल्यूम तो 1/4 वॉल्यूम इंटू सिग्मा जी, जितना वॉल्यूम अंदर आता जाएगा उतना वॉल्यूम यहां मल्टीप्लाई करेंगे। सर टोटल वॉल्यूम, टोटल से तुम्हें क्या लेना देना, टोटल अंदर है तो टोटल लिख देना, ना है तो मत लिखना। सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, करेक्ट, और जी तो जी रहे, ठीक है, क्लियर। तो अपथ्रस्ट के फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं बच्चों, अपथ्रस्ट के फैक्टर दिख रहे हैं 3, वॉल्यूम, इनसाइड, इंटू सिग्मा इंटू जी। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत सुना होता है, ऐसे ही छोटे सी चीज से निकाल लो उसको, सुन लो एक्सप्लेनेशन, सुनते रहते हैं कि एक सुई जो है, सुई वो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा पानी का जहाज नहीं डूबता, बताओ क्यों। अरे यार, सुई जब तुम ऐसे पानी में रखते हो तो सुई जो है ज्यादा वॉल्यूम नहीं डिस्प्लेस कर पाती, क्योंकि सुई का अपना वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि सुई लेंथ में होती है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक। तो क्या करो, वॉल्यूम के लिए आपके पास 3 चीज होनी चाहिए, एल इंटू बी इंटू एच। सुनना, अभी हमने फ्लोटेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसे तुम एक्सप्लेन कर दे, फ्लोटेशन इसके बाद आ रहा है कॉन्सेप्ट, इसी पे चिपका हुआ है, साथ साथ चलता है, लेकिन सुन लो। सुई को आपने डाला, सुई डूब गई, अब उस सुई को बाहर निकालो, उसी सुई को, उसको निकाल करके एक हार्ड सरफेस रख के पीटो, पीट को एकदम चपटा कर दो, पत्ती बन गई। पत्ती बनाने को उसको साइड से मोड़ दो हल्की हल्की, एक नाव टाइप का शेप दे दो। नाव टाइप का शेप का मतलब हुआ कि अब उसके पास नीचे एरिया है विद द लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू बी है, और साइड से उठाने पे क्या हुआ, तुमने उसकी एच भी दे दी। तो अब उस सुई वाले मेटल से जो आपने चीज बनाई है उसके पास एक ज्यादा वॉल्यूम हो गया, एल इंटू बी इंटू एच। पहले क्या था, सिर्फ उसके पास एल था, बी ना के बराबर था, तो वॉल्यूम कहां था, कुछ नहीं था। अब एल भी है, चौड़ाई बी भी है, और मोड़ दिया तो एच भी है, नाव जैसा शेप बन गया। अब उसको डाल दो, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उसका आएगा उतना वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस करेगी सुई, और जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, और अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो mg को बैलेंस कर लेगा, सही है। तो v इज द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, मोर इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, मोर इज द अपथ्रस्ट, ठीक है। ये डायग्राम बना के इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले मीनिंग सारे लिखी थी है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है,
अब इसके फ्लोटेशन की क्या कंडीशन है क्या नहीं वो देखेंगे, पहले इसको लिखो फटाफट तेजी के साथ। एंड आई होप कि अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में, अपथ्रस्ट की अंडरस्टैंडिंग में वी क्या चीज है इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं रह गई होगी। पूरा नोट कर लो। ठीक, अब बात आती है बच्चों फ्लोटेशन की कंडीशंस। ठीक है, तो फ्लोटेशन कंडीशंस वगैरह क्या होती हैं और अपथ्रस्ट कहां पे कैसे यूज हो रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में। आज आपका काम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझ लेना, इसको बार बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म हो जाता है, एक्चुअली बहुत छोटा प्रिंसिपल है। तो आज के प्रिंसिपल सिर्फ उसको समझाया कि होता क्या है, अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगले क्लास में बड़ी तैयारी के साथ आना, ताकि हमें ये बार बार ना बताना पड़े कि सर आपने वी वो क्यों ले लिया, ये क्यों नहीं ले लिया, ये सब ना करना पड़े। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।